ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली इंडियन मार्केट्स का एक चेक ले लीजिए। बेहतरीन ग्लोबल संकेत थे, चाइना के सेंट्रल बैंक की तरफ से अच्छा एक्शन था, लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की कोशिश थी उस अर्थव्यवस्था में। तमाम ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में देखा खरीदारी, लेकिन भारतीय बाजार उस खरीदारी को होल्ड नहीं कर पाए, इनिशियल मोमेंटम को होल्ड नहीं कर पाए। दिन के दौरान 8,336 तक के हाईज लगाए थे, हमने पूरे गेन्स ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दिए हैं। कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास 8300 का जो बेहद क्रिटिकल लेवल है, एटलीस्ट यहां पे जो तगड़ा बिल्डअप है उसको देखकर कहना चाहिए क्रिटिकल लेवल्स हैं, उन्हीं लेवल्स के आसपास इर्द गिर्द इस समय घूमता हुआ आपको नजर आएगा। दिक्कत की बात है, फ्राइडे को ब्रॉडर मार्केट्स में पेन था, मिड कैप स्मॉल कैप अच्छे बाजार में भी आपको याद होगा कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे थे। आज भी वो पॉकेट्स लाल निशान में ही कामकाज कर रही है, हालांकि इस समय तो फ्लैट लाइन यानी कि फ्राइडे की क्लोजिंग के आसपास है, लेकिन इस पॉकेट में कोई बाइंग नहीं। ऊपरी स्तरों से यहां पर भी अच्छी खासी मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिल रहा है और कल्प्रिट है बैंक्स। बैंक निफ्टी 1.5% का दबाव दिखा रहा है और दिक्कत की बात दूसरी की किसी और इंपॉर्टेंट पॉकेट्स लीडरशिप नहीं आ रही है। ऑटो, आईटी, इन सब में हल्की खरीद के साथ कामकाज हो रहा है। सब पॉकेट्स में इनिशियल गेन से अब प्रॉफिट बुकिंग का दबाव गिराता हुआ आगे मार्केट्स का चेक लेंगे। लेकिन आपको याद होगा फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में एक स्टॉक था जो फोकस में था, हरकत में था, वो था आइडिया सेल्यूलर। बुधवार को बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे थे, उस नंबर्स पर रिएक्शन फ्राइडे को देखने को मिला और स्टॉक की बेहद तगड़ी पिटाई हुई थी। बाजार वो नंबर्स जो आए थे Q2 के परफॉर्मेंस से बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ था। इस कंपनी के आइडिया सेल्यूलर के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर हिमांशु कपानिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। आमतौर पर जिस क्वार्टर को हम रिव्यू करते हैं दूसरी तिमाही, सीजनली माना जाता है कि टेलीकॉम कंपनीज के लिए कमजोर क्वार्टर होता है, तो एनालिस्ट फैटर्निटी ने ऑलरेडी उसे फैक्टर इन कर रखा था, पर उम्मीद से भी कहीं ज्यादा कमजोर नंबर्स थे। क्या सिर्फ सीजनैलिटी के चलते या दिक्कतें और भी इससे ज्यादा कुछ हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो आशीष। और मैं आपके व्यूअर के साथ शेयर करना चाहूंगा, आप सही कह रहे हैं कि Q2 टेलीकॉम सेक्टर के लिए काफी वीक क्वार्टर होता है, बट देर आर 2 or 3 रेगुलेटरी फैक्टर्स जो ज्यादा डिप्रेस किया है ओवरऑल इंडस्ट्री को। नंबर 1, 1 मार्च 2015 से TRAI ने जो इनकमिंग कॉल्स का सेटलमेंट रेट था उसको 20 पैसे से 14 पैसे रिड्यूस किया है। इसका इम्पैक्ट लगभग रेट पे 5% का हुआ है। नंबर 2, 1 मई 2015 से TRAI ने अपने रोमिंग रेट को कैप किया है, जिसमें इम्पैक्ट 20 से 75% का रेट ड्रॉप हुआ है। और नंबर 3, सर्विस टैक्स जो जून से एप्लीकेबल था फ्रॉम 12.6% to 14%, लॉट ऑफ सर्विस टैक्स वाज नॉट पॉसिबल टू पास ऑन टू कंज्यूमर्स। तो ये 3 फैक्टर के कारण ओवरऑल अगर हम एक देखें इंडस्ट्री फर्स्ट हाफ में हमारे असेसमेंट है 6 से 6.5% ग्रो करेगी वर्सेस प्रीवियस ईयर सेम टाइम में 10 से 10.5% ग्रो करी थी। इन कंपैरिजन टू दिस, आइडिया सेल्युलर ने रिपोर्ट किया है रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 14.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस, और ये प्राइमरली वॉल्यूम लेड ग्रोथ है। नंबर 1, सब्सक्राइबर बड़े रोबस्ट ग्रो करे हैं, 26.3 मिलियन एक साल में हमने सब्सक्राइबर ऐड किए हैं। नंबर 2, वॉल्यूम ग्रोथ है 16.6%, वॉइस मिनट्स ग्रोथ है। नंबर 3, मोबाइल डाटा ग्रोथ है 82.5%। अच्छा, बट इतना आप सवाल पूछ रहे हैं? हाँ जी हिमांशु जी, आपने तमाम पॉजिटिव हाईलाइट करे, तो एक सीजनैलिटी था, कुछ हद तक रेगुलेटरी ओवरहैंग से जिस चलते इस क्वार्टर में दबाव देखने को मिला। पर इस बार जब नंबर्स में एनालाइज कर रहा था, डेटा और प्राइसिंग दोनों में हमने देखा प्रेशर आता हुआ। मुझे याद है जून 2015 में आपने डेटा टैरिफ्स बढ़ाने की कोशिश करी थी, रेट बढ़ाने की कोशिश करी थी, पर उन्हें रोल बैक करना पड़ा था आपको। क्या कंज्यूमर्स या कहूं मैं नए कंज्यूमर्स बहुत रिलेक्टेंट हैं इंक्रीज प्राइसेस को लेकर, इसीलिए रोल बैक हुआ है? So let us go analyze rates separately for voice or separately for data. तो as far as voice rate is concerned, साल में you are absolutely right, गिरे हैं 9.8% से, जिसमें से रेगुलेटरी इम्पैक्ट आप कह सकते हैं 6-6.5% है और बाकी इम्पैक्ट कंपटीशन के कारण है। बट अगर आप देखिए सिक्वेंशियल क्वार्टर बेसिस में वॉइस रेट सिर्फ 0.2 पैसा गिरे हैं या 0.6% गिरा है। सो वॉइस रेट ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डिक्लाइन पीरियड पे आ गए हैं। अब आप मोबाइल डाटा में करें तो एक वाइल वॉल्यूम ग्रोथ हैज बीन रोबस्ट, हमारे ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ 82.5% है।
आप सही कह रहे हैं, बट डाटा रेट में सबसे ज्यादा कंपटीशन है और 11.8%, ऑलमोस्ट 3.1 पैसा का गिरावट आई है। 26.5 पैसे पर एमबी का रेट होता था एक साल पहले और अब इट इज फॉलन डाउन टू 23.4 पैसे। बट हमारी आप सही कह रहे हैं कि हमने डाटा रेट बढ़ाने की कोशिश करी। आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बाद में थोड़ा कॉस्ट का इम्पैक्ट आया था टेलीकॉम ऑपरेटर्स में, उन्होंने प्राइस बढ़ाने की कोशिश करी। बट करेंटली मोबाइल डाटा यूजर्स इन इंडिया इज वेरी स्मॉल। 3G यूजर्स इन इंडिया एज पर TRI रिपोर्ट इज 93 मिलियन और हमें बड़ी जर्नी करनी है। ओवरऑल मोबाइल यूजर्स आर 960 मिलियन प्लस, तो इतनी ज्यादा सब्सक्राइबर ग्रो करने हैं, तो हमने वी टेकन ए लॉन्ग टर्म कॉल रादर देन वरिंग अबाउट शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए अगर हमें बहुत सारे डाटा सब्सक्राइबर लाने हैं तो वी हैव टू फॉलो व्हाट द मार्केट टेल्स अस। अच्छा, ये जो आपने डेटा वर्सेस वॉइस की बात करी थी हिमांशु जी, मैं आगे फिर से टच अपॉन करूंगा, पर इस बार जो सीजनैलिटी का प्ले था आइडिया के लिए, क्योंकि रूरल एक्सपोजर ज्यादा है बाकी पीयर्स के मुकाबले, तो एक्सपेक्टेड था थोड़ा सा कमजोर परफॉर्मेंस होगा। पर जिस तरह से रूरल में अब वीक मानसून है, रूरल डिमांड कहा जा रहा है बड़ी कमजोर होती हुई नजर आ रही है, तो ये सिर्फ ये 1 क्वार्टर प्ले था या फिर सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में भी, क्योंकि आपका रूरल एक्सपोजर ज्यादा है, दबाव काफी हद तक आप पे तगड़ा पड़ता हुआ नजर आएगा? लास्ट 5 साल से अगर आप देखिए क्वार्टर 2 का परफॉर्मेंस, वॉइस मिनट लगभग 2 से 5% गिरते हैं और इस बार 3.2% गिरे हैं। सो दिस इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट 5 to 6 years एक्सपीरियंस। और क्वार्टर 3 इज फेस्टिवल क्वार्टर, and also there are no breakage of connections in the rural markets. So because of this, we are very hopeful that we will be back to the growth journey as has been seen. Very massive infrastructure telecom sector खड़ा कर रहा है। आइडिया स्पेसिफिकली इसमें लास्ट एक साल में 14,500 से ऊपर 3G साइट लगाई है, 11,500 से लेकर 2G साइट लगाई है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पैक्ट विल डेफिनेटली बी सीन गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा हिमांशु जी, आई कैन कंफर्म टू द व्यूअर्स दैट इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। देयर नथिंग टू वरी अबाउट। अच्छा, आपकी बातें सुन के लग रहा है इस समय सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट है, तो फिर मेरे लिए चिंता की बात कि एक बड़ा दिग्गज प्लेयर 4G लॉन्च करने वाला है, अब से 1-2 महीने दूरी शायद वो लॉन्च होने वाला है, तो हालात के और भी कमजोर होने वाले हैं, दिक्कतें और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी और बढ़ेगी, प्राइसिंग पे और तगड़ा प्रेशर पड़ने वाला है। मैं आपको दोबारा रिमाइंड कराता हूं कि मोबाइल ओवरऑल सेक्टर इंडिया में 960 मिलियन मोबाइल यूजर्स हैं, बट हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जो वायरलेस ब्रॉडबैंड है, लास्ट ईयर है जून की रिपोर्ट अवेलेबल थी 93 मिलियन है। तो अबाउट 9% इंडियन कस्टमर्स करंटली यूज वायरलेस ब्रॉडबैंड एंड इन द नेक्स्ट 5 years हमारा असेसमेंट है इंडस्ट्री विल गो अप टू अबाउट 500 मिलियन ओवरऑल वायरलेस ब्रॉडबैंड यूजर्स एंड 10 साल में क्लोजर टू प्राइम मिनिस्टर हैज अ विजन ऑफ डिजिटल इंडिया विच विल टेक अस टू 1 billion. So a very massive infrastructure is getting built, not only by the name that you refer to, but the top 3 telecom operators are also building massive infrastructure, both on 3G and 4G. Idea ने भी अपना 4G अनाउंस किया है और अब हम 10 सर्कल्स में जहां पे हमारा स्पेक्ट्रम हम 2014 और 15 में खरीदा था, उन 10 सर्कल्स में by the first half of 2016 we expect to roll out a 4G in 750 towns. पर आप तो उसमें बड़े लेट लॉन्च करने वाले हैं। एक पीयर ने आपको ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, इस बीच 2 पीयर्स लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। एक तो अपनी सर्विसेज लॉन्च करेगा दिसंबर में, वोडाफोन शायद यहाँ पे 4G लॉन्च जल्द करता हुआ नजर आएगा। आप कह रहे हैं FY17 में आप लॉन्च करेंगे, तो वाकई का ट्रैक्शन, वाकई का क्लाइंट्स खींच पाएंगे आप इस दौरान? बहुत लेट नहीं हो जाएगी आपकी एंट्री? हाँ, तो FY17 नहीं मैंने बोला, FY16 में मैंने बोला। अब रिपीट करता हूं सो दैट व्यूअर्स वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड करें। फर्स्ट हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 2016 में आइडिया 4G सर्विसेज लॉन्च करेगा एंड दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ हु कम्स फर्स्ट और हु कम्स सेकंड, दिस इज ए लॉन्ग जर्नी। अभी इंडिया में बहुत कम मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स हैं। गोइंग फॉरवर्ड वेरी लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स विल कम अप, so it is more focus is on quality of services and coverage of services.
करंटली हमारे 3G 2G ओवरऑल हम 965 मिलियन सब्सक्राइबर्स को आइडिया ब्रांड कवर करता है, बट आज हमारी 3G कवरेज सिर्फ 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स का है। और अभी हमने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट 6 से 9 महीने के अंदर हम एक्स्ट्रा 200 मिलियन सब्सक्राइबर बेस कवर करेंगे, एक्स्ट्रा 30 से 35 हजार 3G plus 4G साइट्स इंट्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, सो वी आर वेरी मच ऑन ट्रैक। अच्छा, आप जब प्राइसिंग की बात कर रहे थे, आपने कहा डेटा में दबाव देखने को मिल रहा है, वॉइस, लेकिन आपके बात से लग रहा है कि शायद बॉटम आउट हो रही है, यहां से बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। पर आमतौर पर ऐसा देखा गया अगर डेटा प्राइसेस लगातार कमजोर होते हैं तो फिर वॉइस पे ऑब्वियसली प्रेशर आता है, क्योंकि लोग अपने कॉल्स को फिर रूट करते हैं प्रॉब्ली व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए। तो इवेंचुअली फिर क्या आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि वॉइस का प्रेशर अब ऑलमोस्ट डिबेट या खत्म होने वाला है? So there is this discussion about cannibalization exactly. of voice, but this is जो cannibalization of voice की बात कर रहे हैं, this is primarily limited to long distance calling, खासकर consumer जब ILD कॉल करता है या expensive call legs में कॉल करता है, then he prefers to be able to use Wi-Fi or other applications to make calls. अपने खुद के आइडिया के नेटवर्क में हमने इम्पैक्ट ऑफ वीआईपी कॉलिंग इज वेरी वेरी लिमिटेड एंड इट्स नॉट ए बिग एरिया ऑफ वरी। बट आप सही कह रहे हैं कि देयर वुड बी ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन वॉइस रेट्स एज वेल एज मोबाइल डाटा रेट्स, and we believe that the voice rate already in India are extremely low. In fact, it is not only lowest in the world. With this decline, it is so compelling for customers that a voice call karna chahega, he will prefer to use GSM and 3G network, which gives you much better quality. And as most of the customers all still are on 2G network, voice will continue to be a staple revenue source for telecom company at least over the next 7 to 10 years. Okay, हिमांशु जी, एक मिनट रुकिएगा। इस समय भारतीय बाजार अब आपको देखेगा लाल निशान में कामकाज करता हुआ। निफ्टी 82-92 के लेवल्स पर इस समय 18 पॉइंट की कमजोरी है। तो हमने जो आज शुरुआती बढ़त देखी थी वो पूरी तरह से गवा दी है। तो ग्लोबल मैक्रो एनवायरनमेंट जो पॉजिटिव हुआ, चीन ने जो लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की कोशिश करी अर्थव्यवस्था में, उसके बाद हमने बाकी इक्विटी मार्केट में अच्छी खरीदारी देखी थी। पर भारतीय बाजार इस समय अब लाल निशान में शुरुआती पूरी बढ़त गवाता हुआ। मेरे ख्याल से निफ्टी ने तो अब ऑलमोस्ट 40 अंक के आसपास ऊपरी समय से गवा दिए हैं। बैंक निफ्टी अब आधे % की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। हिमांशु जी, एक आखिरी सवाल, आपका समय ले लिया मैंने काफी ज्यादा। जब वो एडिशनल स्पेक्ट्रम के लिए आप जैसी कंपनीज ने बिड करा था तो बड़े एग्रेसिव प्राइसिंग हुई थी। उसके बाद कहा गया था, तमाम कंपनीज ने कैटेगोरिकली हाईलाइट करा था कि अब दरें बढ़ाने की जरूरत पड़ने वाली है। अब जब आप लोग इस समय नहीं बढ़ा पा रहे हैं दरें, तो कैसे वो कर्ज जो इतना तगड़ा आपकी बुक्स पर आ गया उसे सर्विस करा जाएगा, कैसे मैनेज करने वाले हैं आप लोग? So आप सही कह रहे हैं, there are two routes to be able to do cash profit. One route is rate-led route, and the other route is volume-led route. So the current mechanism जो हम follow कर रहे हैं, which is a volume-led route. तो अगर आपको remind करता हूँ, Idea Cellular has never had such so good as a subscriber addition is concerned. इस साल in last 1 year हमने 26.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं। पिछले साल सेम टाइम में सिर्फ 20 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड किए थे। वॉइस मिनट्स ग्रोथ 16.6% है, which is in line with the past trends. Okay. And अगर आप वॉल्यूम ऑफ डाटा ग्रोथ देखें तो 82.6% है। तो इन सब को लेके अगर आप आइडिया सेलुलर की इस क्वार्टर की कैश प्रॉफिट देखें तो 2,530 करोड़ से ऊपर कैश प्रॉफिट है, which can easily cover our need for capital as well as cover our need to be able to pay out for spectrum as well as interest. तो अगर आप हमारा ट्रेंड देखिए, हमारा पैट का ट्रेंड फर्स्ट हाफ में इज पॉजिटिव +7% ओवर लास्ट ईयर सेम पीरियड, एंड अगर कैश प्रॉफिट इज स्टिल ग्रोन बाय 40% प्लस. So there is nothing to worry about. We are very much on focus, and if the mechanism is either rate led or volume led, and we will balance whatever the market permits us to be able to grow, but we will continue to be a high growth company. Okay, हिमांशु जी कॉन्फिडेंट साउंड करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद सर सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। आइडिया सेल्युलर फ्राइडे की तगड़ी पिटाई के बाद इस समय हल्के हरे निशान के साथ कामकाज करता हुआ 140 के लेवल्स। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और इंटरेस्टिंग कंपनी हमारे रडार पर रहेगी। गोदरेज कंज्यूमर ने ओवर दिस वीकेंड अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे, स्टॉक कमजोर बाजार में मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। नतीजों पर बात करेंगे इस कंपनी के एमडी मिस्टर विवेक गंभीर।
कॉर्पोरेट कंज्यूमर के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। कंपनी के मुनाफे में 22% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। नतीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक गंभीर। नमस्ते विवेक जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले किस तरह के हाइलाइट्स आप देख रहे हैं? अच्छे नतीजे रहे हैं ये क्वार्टर, अच्छा बीता है गोदरेज के लिए? नहीं, जैसा आपने कहा था कि प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत स्ट्रांग रही है, 22% नेट प्रॉफिट ग्रोथ थी। अगर आप एक्सेप्शनल और वन ऑफ आइटम्स एक्सक्लूड करें तो ये ग्रोथ करीब 37% थी। इंडिया में ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि मॉनसून काफ़ी डेफिशिएंट था तो उसका हमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था हमारी इंसेक्टिसाइड्स बिजनेस में। उसके बावजूद वॉल्यूम ग्रोथ तो स्ट्रांग रही। प्राइस लेड ग्रोथ थोड़ी कम थी। हमारी उम्मीद यही रहेगी कि नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में इससे ग्रोथ बेटर रहे, पर एनवायरनमेंट के चैलेंजेस को देखें आप तो ये ग्रोथ बहुत अच्छी थी। इंटरनेशनल में भी ग्रोथ बहुत ही अच्छी रही, करीबन 18% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ इंटरनेशनल में थी। उसमें अफ्रीका की परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छी थी, करीबन 33% ग्रोथ अफ्रीका में था। इंडोनेशिया में थोड़े चैलेंजेस रहे क्योंकि वहां पे एफएमसीजी इंडस्ट्री की ग्रोथ काफी स्लो हो गई है। तो इंडोनेशियन बिजनेस की ग्रोथ 10% थी, तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ थी, पर ये इस बिजनेस ने हमें पास में 15-20% ग्रोथ दी थी। तो हिस्टोरिक ट्रेंड्स को कंपेयर करें तो ग्रोथ स्लो थी, पर रिलेटिव परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छी थी इंडोनेशियन बिजनेस की भी। जी मिस्टर गंभीर, आगे के लिए आप किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं? खास तौर पर आपने खुद भी मेंशन किया कि मॉनसून जिस तरह से शेप आउट हुआ है बहुत ही म्यूटेड रहा है और इसका असर हम रूरल डिमांड पर भी देखेंगे। तो आप आगे के लिए मॉनसून को एक बड़ा कंसर्न मान रहे हैं? नहीं, आगे को देखकर मॉनसून का बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए था, नहीं होएगा। एक तो हम लोग अर्बन में काफ़ी डिमांड की अपटिक देख रहे हैं। अपटिक अभी भी ग्रेजुअल है, पर अगर आप देखिए लास्ट 3-4 क्वार्टर में अर्बन डिमांड की पिकअप तो है। रूरल में थोड़े शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं, थोड़ा डिपेंड करेगा कि रबी क्रॉप का क्या होता है। सेकेंड ऑफ ऑल, गवर्नमेंट क्या करती है रूरल इनकम्स को बढ़ाने के लिए। तो एटलीस्ट हमारी उम्मीद यही है कि रूरल ग्रोथ भी थोड़ी अगर आ जाए तो बिजनेस की काफी परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहेगी। हमारा एक एडवांटेज ये है कि हमारी बिजनेस 70% आती है अर्बन से, तो अगर अर्बन डिमांड बढ़ेगी तो हमें उसका काफी अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो अगर शॉर्ट टर्म में अगर रूरल डिमांड भी थोड़ी अगर चैलेंजिंग रहेगी, तो अगर अर्बन डिमांड पिकअप करती है तो हमें उसका काफी फायदा मिलेगा। ओके, तो गंभीर साहब, इस बार आपने 9% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करी है, स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं। जब आप कह रहे हैं अभी भी रूरल में थोड़ा सा लैकलस्टर परफॉर्मेंस है, सेकेंड हाफ में क्या इस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ सस्टेनेबल है? बिल्कुल सस्टेनेबल है। आई थिंक थोड़ा डिपेंड करेगा कि इकोनॉमी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव करती सेकेंड हाफ में तो लेटेंट डिमांड तो बहुत है। कंज्यूमर्स चाहते हैं स्पेंड करें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में। तो अगर इनकम बढ़ती है और अगर इन्फ्लेशन काफी अगर मैनेजेबल लग रही है, तो अगर इन्फ्लेशन मैनेजेबल है इसका मतलब है कि कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। हम जॉब्स ग्रोथ भी देख रहे हैं इंडिया में, तो अगर इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव करती हैं तो सेकंड हाफ तो फर्स्ट हाफ से बेटर होना चाहिए। ओके, गंभीर साहब बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए, और कांग्रेचुलेशंस। वाकई स्ट्रांग नंबर्स है इस एनवायरमेंट को देखते हुए। 9% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ इस कंपनी ने डिलीवर करी है। स्टॉक इसीलिए आज कमजोर बाजार में भी मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। एक छोटे से ब्रेक के बाद हेडलाइंस और साथ साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स राकेश और गौरांग जुड़ेंगे, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। शानदार ग्लोबल संकेतों के दम पर अच्छी शुरुआत के बाद दबाव में आया बाजार। सेंसेक्स निफ्टी में सपाट कारोबार, बैंक करीब 0.5% नीचे। भारतीय एयरटेल के नतीजे उम्मीद के मुताबिक, मुनाफा फ्लैट और मार्जिन बढ़कर 34% तक पहुंचा। अब एचडीएफसी पर निगाहें, 27% मुनाफे में बढ़त की उम्मीद। इराज इंटरनेशनल के शेयर में 12% की भारी गिरावट। यूएई कारोबार से होने वाली आय पर उठे सवाल।
गेल इंडिया के साथ मर्जर पर दोबारा विचार करेगी वेदांता। कल होगी बोर्ड बैठक। छोटे शेयरधारकों को ज्यादा फायदा संभव। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और आज से अमेजॉन की ग्रेट इंडियन दिवाली सेल शुरू। 72 घंटे की सेल के दौरान हर कैटेगरी में होंगे ऑफर्स। चलिए आज शेयरों पर सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल और जियोजीत बीएनपी पारिबा के फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह। अब दोनों का स्वागत है। राकेश, क्विकली, भारतीय बाजार फ्राइडे को भी हमने देखा था अच्छे ग्लोबल संकेतों के बावजूद जो गैप अप खुला था उसके बाद उन्हीं लेवल्स को मेंटेन कर पाए, बस कोई फर्दर एड ऑन नहीं हुआ। आज भी अच्छे ग्लोबल संकेतों के बावजूद हमने देखा ऊपरी स्तरों से दबाव आता हुआ। क्या इंडिकेशंस दे रहा है? क्या बिकवाली के लिए अब या दबाव के साथ बाजार कामकाज करेगा यहां से? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, बाजारों में बिल्कुल आपने राइटली मेंशन करा, फ्राइडे को भी ऊपरी स्तरों पे एक सेलिंग देखने को मिली थी, आज भी एक सेलिंग देखने को मिली है। बट आप देखिए नीचे से एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। जब तक मेरा ऐसा मानना है 8250 का सपोर्ट इंटैक्ट है, रुख क्लियरली बाइंग की तरफ है। आशीष जी, अगस्त के महीने में 8300 की एक क्रिटिकल नेकलाइन थी जिसको तोड़ने के बाद बाजार ने 7600 के स्तर दिखाए थे नीचे में, और मार्केट काफी स्ट्रगल कर रहा है 8300 के ऊपर निकलने के लिए, और ये काफी अच्छा है। अगर हम आज गैप से ऊपर निकलते तो शायद जल्दी ही निकट भविष्य में उस गैप को फिल करने के लिए नीचे की तरफ आते हैं। मार्केट 8300 के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा है, और अभी तक टेक्निकली मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी 8300 के ऊपर क्लोज करने की ज्यादा है, और एक बार निफ्टी 8300 के ऊपर क्लोजिंग लेता है तो काफी बड़ी रैली मार्केट में देखने को मिल सकती है। नीचे में मेरा ऐसा मानना है 8250 के लेवल पे नजर रखनी चाहिए। अगर निफ्टी 8250 के स्तरों के नीचे निकलता है तब मेरा ऐसा मानना है कि शायद एक सप्लाई देखने को मिले और थोड़ी गिरावट देखने को मिले इस सीरीज के अंदर। और बैंक निफ्टी के अंदर 17700 के स्तर पर नजर रखनी चाहिए। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तब बैंक निफ्टी के अंदर शायद एक सेलिंग देखने को मिले। एल्स ट्रेंड क्लियरली इंटैक्ट है, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपना के चलना चाहिए। ओके, तो 8250 निफ्टी पर क्लोजली वॉच कर रहे हैं राकेश जी, लेकिन फिलहाल उम्मीद है कंसोलिडेशन जरूर नजर आ रहा है बाजारों में। लेकिन हम रुक करते हैं आपके सवालों का। अहमदाबाद से दीना शाह मेरे साथ हैं। नमस्ते दीना जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम, मैंने एंटीसाइडर्स इंडिया लिया था 100 शेयर 580 पे, और नौसिल लिया था 200 शेयर। नौसिल के 200 शेयर है। हाँ, 56 के भाव पर आपने खरीदारी की है, 47 के आसपास है अभी, यानी आपको नुकसान हो रहा है दोनों में ही दीना जी। आप ज्यादा तौर पर आपका नजरिया ट्रेडिंग का ही रहा है इन दोनों में? नहीं, मैंने तो इसे लिया था तो 2-3 महीना हो गया, होल्ड कर सकते। ओके, आप होल्ड करने के लिए तैयार हैं इसमें, लेकिन फिलहाल नुकसान पर बैठी हुई। गौरांग, गुड मॉर्निंग। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया और नोसल है इनके पास, दीना शाह के पास, दोनों में इन्हें अभी नुकसान हो रहा है, होल्ड कर सकती हैं और लंबी अवधि के लिए। कैसे लगते हैं ये दोनों काउंटर्स आपको सर? सुप्रभात प्रियंका, अनफॉर्चुनेटली दोनों पर ही कवरेज नहीं है हमारी, तो हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। रुक करते हैं राकेश जी का। राकेश साहब, ये दोनों आपको टेक्निकली कैसे दिख रहे हैं? इनका चार्ट क्या कह रहा है? नुकसान पर बैठी हुई है दीना शाह दोनों में ही। गुड मॉर्निंग प्रियंका। अगर इंसेक्टिसाइड इंडिया का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो काफी अच्छा है। स्टॉक ने एक अच्छी रैली दिखाई थी, और एक ऊपर की तरफ देखें 590 के अराउंड हाईज लगाने के बाद स्टॉक ने करेक्शन दिखाई है। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने रैली की पीक में स्टॉक को खरीदा है, और निश्चित स्तरों पर अगर इंसेक्टिसाइड इंडिया में देखें 370 से लेकर 380 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और स्टॉक थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के। मेरा ऐसा मानना है अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है और किसी कारण से स्टॉक 400 के अराउंड दोबारा से आता है, नीचे में आता है, और एवरेजिंग करके अगर पोजीशन को होल्ड करते हैं, 6 से 8 महीने पोजीशन को होल्ड रखते हैं, तो ऊपर में 570 580 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ नोसिल को देखें तो स्टॉक ने नीचे में एक अच्छा बेस बनाया हुआ है। स्टॉक बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक का स्ट्रक्चर है, 35-36 रुपए स्टॉक का एक अच्छा बेस है, और इन्होंने स्टॉक को ऊपरी स्तरों पे लिया हुआ है। मेरा ऐसा मानना है पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। किसी कारण से अगर स्टॉक मार्केट की करेक्शन में 40 रुपीज के अराउंड आता है तो एवरेज करें, एल्स पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। साल से 1.5 साल के अंदर मुझे लगता है स्टॉक डेफिनेटली ऊपर में 65 प्लस के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। आप देख रहे हैं सौदा आपका आज सुबह से एक शेयर जिसमें हम जबरदस्त पिटाई देख रहे हैं वो है
इरॉस का शेयर 10% से ज्यादा टूट चुका है। क्या है वजह, जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी नियति के पास। नियति, कंपनी के लिए क्या चिंताएं हैं जो हम इस तरह से स्टॉक को पिटते हुए देख रहे हैं आज सुबह से ही लगातार? बेहद नेगेटिव खबर है इस कंपनी के लिए, इनफैक्ट पूरे ग्रुप के लिए। इरॉस इंटरनेशनल का पीएलसी जो कि एनवाईएससी पे लिस्टेड है, उसकी शुक्रवार को 17% तक की गिरावट देखने को मिली थी। पिटाई हुई थी वहां पे भी, और लगातार 5वां ट्रेडिंग सेशन था जब वहां पे पिटाई हुई, और पूरे हफ्ते में वो इरॉस पीएलसी का जो शेयर है वो 45% के आसपास गिर गया। अब पूरा मामला मैं आपको समझाती हूँ। ट्विटर से ये दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ था। एक पोस्ट जो कि मार्केट फार्स के नाम से यहाँ पे हाईलाइट किया गया, जिसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो यूएई का कारोबार है वो बिल्कुल फ्रॉड है। जो आमदनी वहां से हो रही है उसकी बहुत ज्यादा इन्होंने इन्फ्लेटेड नंबर्स बता रखे हैं। इनफैक्ट ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि कंपनी को यहाँ पे एक एनालिस्ट कॉल भी बुलानी पड़ी, मगर जो जितने भी एनालिस्ट थे, से फॉर एग्जांपल वेल्स फार्गो जो कि बेहद बड़ा बैंक है मार्केट कैप के हिसाब से वॉल स्ट्रीट जर्नल के पर अगर आपको देखा जाए, तो इसको ऐसे जो जितने भी एनालिस्ट हैं ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे कंपनी के जो जवाब थे उससे। इनफैक्ट सारी एनालिस्ट ने ये खास तौर पे सवाल उठाए हैं कि यूएई के कारोबार से आमदनी कहां से रही है। इनफैक्ट उनको ये पता नहीं है। वो इनफैक्ट अभी तक ये बिल्कुल भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है कि इस इतने बड़े जो कंटेंट बायर्स हैं कौन, ये कंपनी ने बिल्कुल साफ नहीं किया है। साथ साथ में ये कंपनी जो कि न्यू जर्सी बेस्ड है, भारत की मूवीज का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और मजे की बात यह है कि हाफ से ज्यादा, मतलब आधे से ज्यादा इनका जो रेवेन्यू है वो भारत के बाहर से आता है। यूएई के बिजनेस में जो बिग बायर्स हैं, जहां पे इतना बड़ा प्रॉफिट दिखाते हैं, इतनी रेवेन्यूज दिखाते हैं, ये कौन है किसी को नहीं पता। बहुत ही अंधेरे में कंपनी ने यहाँ पे रखा हुआ है, और क्लियरली ये जो बड़ा सा एक एनालिस्ट है वेल्स फार्गो, इन्होंने इसको डाउनग्रेड किया है, और यही रीजन है कि जो इंटरनेशनल कारोबार में ये 17% की यहाँ पे गिरावट दी है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि यहाँ के कारोबार पे भी अभी इसी का फॉल आउट देखने को मिला है। आज के शेयर में यही रीजन है कि 15% के आसपास तक का ये शेयर आज यहाँ पे टूटता हुआ दिख रहा है। ओके, तगड़ी पिटाई होती हुई। ध्यान रखें इसकी जो पेरेंट है इरॉस जो कि बाहर लिस्टेड है, उसकी मार्केट कैप नियति हाईलाइट कर रही थी, आधी इरोड हो चुकी है। बीते एक महीने में इतना तगड़ा प्रेशर, एक हफ्ते में इतना तगड़ा प्रेशर आया है। प्रेशर दो वजह से है। यूएई की सब्सिडरी में जो रिसीवेबल्स हैं उसमें वो दोगुने होते हुए नजर आए हैं, तो वो दिक्कत की बात है। कुल रेवेन्यूज का बड़ा सिग्निफिकेंट चंक यहाँ पे वो रिसीवेबल्स के तौर पे आ रहा है, और क्लैरिटी नहीं है, जैसे नियति हाईलाइट कर रही थी, कौन से क्लाइंट्स हैं, क्या नाम है उनके, जैसे इतना सिग्निफिकेंट रिसीवेबल्स में उछाल देखने को मिल रहा है। दूसरा, वो जो ऑनलाइन हिट्स होती हैं, इरॉस जो नंबर क्लेम कर रहा है, एक्चुअली एनालिस्ट फ्रेटर्निटी ये मानती है, खासतौर पर वेल्स फार्गो ये मानती है कि इतने शायद हिट्स वाकई में इस कंपनी को नहीं मिलते हैं जितना ये क्लेम कर रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू सामने आते हुए स्टॉक की वहां पे तगड़ी पिटाई, और इंटर्न इसकी जो इंडियन पीयर है उसकी भारत में पिटाई 14-15% के आसपास का दबाव है। एक और स्टॉक जो आपके रडार पे आ जाना चाहिए, रिजल्ट्स का रिएक्शन बड़ा शार्प रिएक्शन है। फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद एशियन पेंट्स के नंबर्स आए थे, वो स्टॉक 5% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। एक एक करके इन दोनों स्टॉक्स पे बातचीत करना चाहूंगा। इरॉस इंटरनेशनल पे क्विकली राकेश आपसे जानना चाहूंगा, क्या दिक्कत है, चार्ट्स पे क्या नजर आ रहा है, कहां तक गिरेगा ये स्टॉक? देखिए आशीष जी, चार्ट्स देखें तो चार्ट्स पर 500 रुपए के नीचे जब स्टॉक निकला था तो टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब हो गया था, और फ्राइडे के सेशन में स्टॉक ने 440 का क्रिटिकल सपोर्ट नीचे की तरफ तोड़ा था। और जिस तरीके से स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, स्टॉक क्लियरली एक ट्रेंड डाउन है, और मेरा ऐसा मानना है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अक्सर गिरावट में रिटेल निवेशक बाइंग के लिए आता है। जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, अभी कोई ऐसा संकेत नहीं है कि स्टॉक का बॉटम फॉर्मेशन इमीडिएटली लगेगा, थोड़ा समय देना चाहिए। अगर कोई टेक्निकल रिवर्सल बनता हुआ दिखे तब स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। स्टॉक के अंदर निचले स्तरों पर यह नहीं सोचना चाहिए कि ये सपोर्ट के पास आ गया, स्टॉक को खरीदना चाहिए। जिस तरीके से मोमेंटम इंडिकेटर्स में एक रिवर्सल सिग्नल हमने देखा है, हमने नेगेटिव क्रॉसओवर देख रहे हैं आशीष जी इसके अंदर, नेगेटिव क्रॉसओवर ऑन द मोमेंटम इंडिकेटर, जो कि टेक्निकली काफी खराब होता है। मेरा ऐसा मानना है एनी काइंड ऑफ बॉटम फिशिंग से स्टॉक के अंदर बचना चाहिए। ओके, और जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे आशीष एशियन पेंट्स की, आज देखिए जबरदस्त दबाव हमें एशियन पेंट्स में अभी तक देखने को मिल रहा है। गौरांग, एशियन पेंट आप इसमें क्या देख रहे हैं? इस तरह का जो मोमेंट हमें दिख रहा है, एक नेगेटिव डिक्लाइन हमें यहाँ पर जो नजर आ रहा है रिजल्ट्स के बाद से ये प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्या व्यू है सर एशियन पेंट्स पर?
वेल प्रियंका, पहले तो डिस्क्लोजर है कि हमारी कवरेज काफी लंबे समय से रही है और लक्ष्य करीबन 900-920 के आसपास हमने तय किए हैं। ये जो नतीजा है और आने वाले समय में जो कामकाज है उसको आगे बढ़ने की जो सीमा है वो काफी सीमित है। मैनेजमेंट ने ये टिप्पणियां की थी और मेरे ख्याल से कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने यहाँ पर चेतावनी भी दी है, डाउनग्रेड भी किया है वगैरह वगैरह। लेकिन हमें लग रहा है कि लंबी अवधि के नजरिए से एक बेहतर स्टॉक है। रिप्लेसमेंट मार्केट अपने आप में इतना बड़ा है, कच्चे तेल के दाम नीचे आ रहे हैं, ये एक सकारात्मक बात है। आने वाले समय में न्यू टाउनशिप्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, स्मार्ट सिटीज, हाउसिंग फॉर ऑल, ये सब चीजें मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। और ये सिर्फ स्थानीय मार्केट में नहीं कामकाज करती है एशियन पेंट्स, विदेशी में भी काफी फैला हुआ कारोबार है इनका। हम सकारात्मक नजरिया लेकर के चलते हैं, तो ऐसी गिरावट अगर आपको और दिखाई देती है आने वाले समय में तो उसका मौका देख करके आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। ये कवायद करेंगे हम। ओके, सो एशियन पेंट्स को लेकर के चिंताएं जरूर हैं, लेकिन गौरांग यहाँ राय देते हुए कि लंबी अवधि के लिए इन्हें ये अच्छा लग रहा है। लेते हैं एक ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद सौदा आपका में सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे। लेंगे अपने दर्शकों के सवाल, जिसका जवाब देने के राकेश जी और गौरांग शाह हमारे साथ बने हुए हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। सीधा रुख करते हैं आपके सवालों का। हमारे दर्शक संजय कुमार खंडेलवाल हमारे साथ ओडिशा से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। नमस्ते खंडेलवाल जी, बताइए कौन सा शहर है जिस पे सवाल पूछना चाहते हैं आप? मैडम, त्रिवेणी इंजीनियरिंग गया था 1794 से 34.85 में। अच्छा, और अभी आपको 2 रुपए प्रति शेयर नुकसान उठाना पड़ा। संजय जी, नजरिया कितना समय का था आपका? मैंने तो डिलीवरी में लिया था मैडम। अच्छा, कोई टाइम लिमिट नहीं था। ओके। राकेश सर, आपको त्रिवेणी इंजीनियरिंग कैसी लग रही है? यहाँ पर इनके पास 1794 शेयर हैं इसके। प्रियंका, त्रिवेणी इंजीनियरिंग का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो काफी अच्छा है। 27-28 रुपीज के अराउंड स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ था। टेक्निकली वो एक एंट्री पॉइंट था। इनकी खरीद काफी ऊंचे दामों की है, बट टेक्निकली स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। और ऊपर में देखें तो शॉर्ट टर्म में 44-45 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, तो संजय जी बने रहिए इस काउंटर में, शायद आपको प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल सकता है। आनंद से हमारे साथ योगेश कुमार जी जुड़ रहे हैं। योगेश जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। योगेश जी बोलो सर। टीवी म्यूट करेंगे या आवाज कम करेंगे तभी हमारी बातचीत हो पाएगी सर। सवाल पूछें। हाँ, तो मेरे बैंक को बोला सर, मैं 1,070 शेयर लिया है 223 रुपये में। 1070 शेयर 223 रुपये में रखे। 30 रुपये में। अभी मैं होल्ड करूँ कि सेल करूँ? हाँ, तो गौरांग क्या करना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा? बात 6 महीने से 1 साल का नजरिया पकड़ लूं मैं। देखिए, काफी ऊपर की खरीद और काफी लंबे समय पहले शायद इन्होंने खरीदारी की है और नतीजे जो पिछले 2 या 3 तिमाही से आए हैं आशीष, यहाँ पर सूरत हाल बहुत जल्द सुधरती हुई हमें तो नजर नहीं आती। हमने उछाल पर बिकवाली की राय दी है, लेकिन वो जो उछाल पर बिकवाली की राय है उसकी सीमा है करीबन 180-85 किसके करीबन ये जा करके वापस लौट के आया। और जो खबरें उभर करके आई 6,000 करोड़ के जो भी मामले उभर करके आए हैं, ईडी वगैरह, इनके कोई कर्मचारी गिरफ्तार हुए करीबन 4 वगैरह वगैरह, तो हम तो ये कवायद करेंगे कि उछाल पर बेचे। और अगर आप उछाल पे बेचते हैं और अगर आपको फिर से बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना है और आपकी जो पूंजी आप गंवा चुके हैं उसको अगर फिर से हासिल करना है और थोड़ा बहुत मुनाफा कमाना है, तो निजी क्षेत्र की बैंक आईसीआईसीआई बैंक में निवेश करने की राय होगी। एज अ डिस्क्लोजर हमारी कवरेज है यहाँ पर और 380-385 के लक्ष्य धारित करके हम चल रहे हैं। और अब राहुल कुमार मेरे साथ है कटिहार से। नमस्ते राहुल, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास IDFC का शेयर है, 1000 शेयर है, 62.20 से। तो इस पे क्या करना चाहिए? नजरिया तो है मेरा 2-3 महीने का। IDFC, और हम यहाँ पर देखेंगे जब इसके बैंक पे आएगा तो एक हम मर्जर भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्या इसको इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम में IDFC में किस तरह से कदम उठाना चाहिए? गौरांग, आपका क्या व्यू है IDFC में फिलहाल सर? देखिए प्रियंका, 2 महीने के नजरिए से तो हम किसी भी तरह का नजरिया नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हम बुनियादी तौर पर आकलन करते हैं और वो नजरिया करीबन 1.5 साल का होना चाहिए। और एज अ डिस्क्लोजर, जब ये जो विभाजन नहीं हुआ था
आईडीएफसी और आईडीएफसी बैंक का, तब हमने आईडीएफसी में खरीदारी की राय बरकरार दी थी। हमें लग रहा है कि जो मूल्यांकन है वो काफी निचले स्तर पर है और यहाँ पर ऊपर की तरफ उभर सकता है ये स्टॉक आईडीएफसी का और आईडीएफसी बैंक का भी, लिस्टिंग के हिसाब से मैं जो बात कर रहा हूँ और वैल्यूएशन ऊपर जाने की जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन महज 2 महीने के हिसाब से मेरे ख्याल से आपको किसी भी तरह का एक सकारात्मक रुझान मिले ऐसी कवायद तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम सक्षम नहीं है 2 महीने के नजरिए से किसी भी तरह की राय देने के लिए। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद भी शेयरों पर सलाह का सिलसिला जारी रखेंगे। शानदार ग्लोबल संकेतों के दम पर अच्छी शुरुआत के बाद दबाव में आया बाजार। सेंसेक्स निफ्टी में सपाट कारोबार, बैंक करीब आधा % नीचे। भारतीय एयरटेल के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे। मुनाफा फ्लैट लेकिन मार्जिन में थोड़ी गिरावट। अब एचडीएफसी पर निगाहें, कंपनी का मुनाफा 27% बढ़ने की उम्मीद। इरॉस इंटरनेशनल का शेयर 15% तक टूटा। यूएई कारोबार से होने वाली आय पर उठ रहे हैं सवाल। गेल इंडिया के साथ मर्जर पर दोबारा विचार करेगी वेदांता। कल होगी बोर्ड बैठक। छोटे शेयरधारकों को ज्यादा फायदा संभव। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और आज से अमेजॉन की ग्रेट इंडियन दिवाली सेल शुरू। 72 घंटे की सेल के दौरान हर कैटेगरी में होंगे ऑफर्स। कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ बैंक निफ्टी हमने कहा था शुरुआत में कमजोरी बना रहा है, तब 1/3% का दबाव था। अब ऑलमोस्ट 2/3% की कमजोरी के साथ दिन के लोज पे आपको ये इंपॉर्टेंट हैवीवेट पॉकेट ट्रेड करती हुई नजर आएगी। ना सिर्फ बैंक्स में कमजोरी गहराई है, बल्कि अगर आप देखेंगे ऑयल एंड गैस, उसमें हम देख रहे हैं प्रेशर आता हुआ, उस पॉकेट में खासतौर पर दबाव है। इसके अलावा रियल एस्टेट में अब प्रेशर आ गया है। मेटल्स कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो चाइना का इतना तगड़ा लिक्विडिटी इंजेक्शन भी मेटल्स में सारा नहीं बन पा रहा है। इनफैक्ट बेस मेटल्स इंटरनेशनली भी कमजोरी के साथ इस समय कामकाज कर रहे हैं। उसी का इंपैक्ट आप देख रहे हैं। भारतीय बाजारों में भी मेटल स्टॉक्स तक में खरीदारी नहीं लौटी। आधे % के आसपास का दबाव है। एक्सपायरी का हफ्ता है और एक्सपायरी की शुरुआत बेहद कमजोर नोट हुई। एटलीस्ट बुल्स के लिए तो ये बड़ी दिक्कत की बात है कि इतने अच्छे ग्लोबल सेटअप के बावजूद बिल्कुल नहीं टिक पा रहे हैं। राकेश, एक्सपायरी के लेवल्स पर देख रहे हैं, क्विकली बताएं। राकेश, एक्सपायरी के लेवल्स पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सर? आशीष जी, मेरे को लगता है कि एक्सपायरी 8350 8380 के लेवल्स के ऊपर होनी चाहिए। ओके, चलिए दिल्ली से अब हमारे साथ मेरे ख्याल से दर्शक नहीं जुड़ पाए, उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। लेकिन इस बीच अशोका बिल्डकॉन हमारे साथ जुड़ रहा है। ध्यान रखें, वीकेंड पे खबर आई थी कि इस कंपनी को एक तगड़ा ऑर्डर मिला है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 277 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर इसने एनएचआई से बैक करा है। इसी डेवलपमेंट में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सतीश परख साहब जुड़ रहे हैं। सतीश जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। ये जो 277 करोड़ रुपए का आपको ऑर्डर मिला है, कब तक एग्जीक्यूट करना है, कब इस पे कामकाज शुरू होगा? और ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे लिए, क्योंकि बीच में खबरें आ रही थी कंपनियां ऑर्डर्स तो जीत रही हैं, लेकिन अभी भी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी खत्म नहीं हुई है, तो मार्जिन पे बड़ा प्रेशर है, वायबिलिटी प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल उठ रहे थे। इस कारोबार, इस ऑर्डर में मार्जिन किस तरह की एंजॉय करेंगे आप? थैंक यू आशीष। ये जो ऑर्डर हमको मिला है 277 करोड़ का, ये वेस्ट बंगाल में इस्लामपुर बाईपास का है। और अगर आप देखें Q2 और Q3 में मिलकर हमको 2200 करोड़ के टोटल ऑर्डर्स मिले हैं। तो इससे हमारा बैलेंस ऑर्डर बुक एज ऑन जून एंड हो जाता है 5000 करोड़ का। तो वी हैव बीन वेरी सिलेक्टिव इन पिकिंग अप ऑर्डर्स और Q2 Q3 में हमको अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं। जब आप कह रहे हैं सिलेक्टिव हैं बहुत ऑर्डर्स पिकअप करने के लिए, तो अज्यूम कर रहा हूं कि जो एनएचआई से ऑर्डर मिला है कंपनी मार्जिन के आसपास ही, इसमें भी आप मार्जिन एंजॉय करेंगे? यस, हमारे जो मार्जिन हिस्टोरिकली रहे हैं 12 से 13% EBITDA के, वही इसमें भी रहेंगे। इस डील पाइपलाइन कैसी नजर आ रही है? और अब मुंबई वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल, वो आपने इससे पहले जब ऑर्डर बैक करने की खबर बताई थी तो मुंबई JNPT रोड के विस्तार के लिए आपको एक तगड़ा 400-500 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला था। उसमें कामकाज की शुरुआत कब होने वाली है सर? 414 करोड़ का ऑर्डर हमको मिला है। उसका एग्रीमेंट हमारा अगले महीने में साइन हो जाएगा। अच्छा।
तो वो भी काम अगले महीने से शुरू हो जाएगा। ओके, फारूक साहब चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिटेल में आपसे बातचीत करूंगा जब आप अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगे। थैंक यू सो मच सर। नहीं चलिए अब रुक करते हैं दर्शकों के सवालों की तरफ। हमारे साथ अब दिल्ली से आरपी सिंह जी जुड़ रहे हैं। सिंह साहब हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। चलिए सिंह साहब से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन चलिए एक काम करते हैं, इससे पहले हम दूसरे दर्शक से बातचीत करें। सीएनबीसी आवाज की आपको याद होगा हमेशा कोशिश रहती है कि आपको निवेश करने के लिए उत्साहित करें, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पैसा हाथ का मैल नहीं है, आपके चेहरे की रौनक है। फाइनेंशियल लिटरेसी की इस मुहिम में हम लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है इंडियन ट्रेडिंग लीग यानी कि ITL। अपडेट के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी नीरज वाजपेयी के पास। ITL में जबरदस्त कमाई का सिलसिला हफ्ते दर हफ्ते प्रतिदिन जारी है और इसीलिए हम आपको रोज इसका अपडेट बताते हैं कि कौन कितनी कमाई इस समय कर रहा है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि किसने अब तक कितनी कमाई करी है। तो सबसे पहले जो मेन ट्रेडिंग बोर्ड उसमें देखिए अमित तिवारी 125% की शानदार कमाई कर चुके हैं। वहीं दक्ष यादव जो है 115% की वृद्धि है। 100% का आंकड़ा तो मेरे ट्रेडर्स के लिए बहुत आसानी से हासिल होता है। वहीं कमोडिटी बोर्ड में आप देखिए वीरेश मोहन अरोड़ा 132% और रचना ने 103% की जबरदस्त कमाई करी है। तो ये जो एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है 100% की कमाई, वो इंपॉर्टेंट है। महिलाओं वाले सेगमेंट में देखिए बिन्नी 110% और निशा मालू 50%। तो आज 100% का आंकड़ा तीनों ही ट्रेडिंग बोर्ड में हासिल किया है लोगों ने। देखते हैं रैंक किस तरीके से बदल रही, कौन ऊपर और कौन नीचे जा रहा है, क्योंकि थोड़ी सी कमाई से पोजीशन चेंज होती है। मेन बोर्ड में देखिए भाविक 2529वीं रैंक में थे, जो 30वीं रैंक में आ गए हैं। 21% मुनाफा बढ़ाया उन्होंने। अमित कुमार 2541 से खिसक के ऊपर 50वीं रैंक पे पहुंच गए हैं। दूसरे जो ट्रेडिंग बोर्ड है कमोडिटी और विमेंस में, वहां किस तरीके से रैंक बदल रही है उसमें आप देखिए। यहां पे देखिए धर्मपुत्र वर्मा 123 रैंक थी जो खिसक के ऊपर पहुंच गई 4थी रैंक, और 87वीं रैंक थी जो अब 14वीं रैंक में चेंज हो गई है। वहीं आप देखिए दूसरा जो ट्रेडिंग बोर्ड है उसमें प्रतिभा जो विमेंस वाला है उसमें 613 से 4थी रैंक पे पहुंच गई है, और किरण 614 से 21वीं रैंक पे पहुंच गई। तो रैंक में तेजी से बदलाव होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अमित तिवारी जो विजेता रहे हैं, और हम हर सोमवार को जो नंबर 1 पोजीशन पर होता है उससे बात करते हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ अमित तिवारी जुड़ रहे हैं। अमित जी बहुत बहुत बधाई आपको, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। बताइए कैसे कमाल किया, ये क्या स्ट्रेटजी रखी थी? बेसिकली मैं तो इंटरनेट ट्रेडर हूँ जी, और स्पेसिफिकली मैं बैंक निफ्टी पर ही काम करता हूँ। 3 इंडिकेटर साथ में सामने रखता हूँ ओवर बॉट ओवर सोल्ड कंडीशन के लिए, और अपना रिस्क रेशियो 1:1 और 1:2 रख के डिसिप्लिन के साथ काम करता हूँ। तो केवल बैंक निफ्टी में किया था या कोई बैंक का स्टॉक भी लिया था? बेसिकली मैं इंडेक्सेस पे ही काम करता हूँ, तो स्पेशली बैंक निफ्टी को ही कंसीडर किया था। तो क्या इस हफ्ते भी आपका कोई पोजीशन ओपन है भी, अभी आप फ्रेश पोजीशन लेंगे? अभी पोजीशन मेरी ऊपर है, और टुडे मेरा होप है कि मार्केट डाउन ही रहेगा, तो बैंक निफ्टी शॉर्ट है मेरा। अच्छा, बैंक आपको चार्ट पे दिख रहा है कि बैंक थोड़ा और कमजोर हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बिकवाली करके चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई। और जिस तरीके से आपने देखा कि जबरदस्त कमाई की और बैंक निफ्टी पे ट्रेड करके ये लगातार कमाई करते दिख रहे हैं, तो अमित तिवारी जैसा कमाल आप भी कर सकते हैं। बहुत आसान है, ITL से जुड़िए और सीएनबीसी आवाज देखते रहिए। ITL के जरिए आप भी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए आप www.indiantradingleague.com पर रजिस्टर करें। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 25,000 रुपए की पूंजी रखनी होगी। इसके ऊपर आप जितनी चाहें उतनी बड़ी रकम लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये पूंजी सिर्फ कैश ही नहीं, शेयर के जरिए भी आप रख सकते हैं। ITL में बड़े से बड़े ट्रेड पर आपको सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज देना होगा। ये कोई वर्चुअल मनी का खेल नहीं है, यहाँ असली पैसे से हो रही है कमाई, मार्केट के इन खतरों के खिलाड़ियों की तरह। वेलकम बैक। मेरे साथ जुड़ गई हैं मोहिनी मुंबई से अपने सवाल के साथ। नमस्ते मोहिनी जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैंने कहा था ना यूनिटेक का है, में लिया था तो उसको रखे या बेच के 1000 शेयर आपने 33 रुपए पर लिया है। हाँ हाँ,
₹25.35 का अभी नुकसान मोहिनी यहाँ पर उठा रही हैं। राकेश सर, यूनिटेक आपको चार्ट पर कैसा दिखता है? इनके खरीद के भाव से तो काफी नीचे आ गया, क्या करने की सलाह देंगे सर अभी? प्रियंका, अगर यूनिटेक में देखें तो ओनली पॉजिटिव ये है कि नीचे में ₹6 के अराउंड स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया हुआ है और एक पुल बैक रैली स्टॉक में रूल आउट नहीं की जा सकती है। मेरा ऐसा मानना है किसी भी पुल बैक रैली में यूनिटेक से निकलना चाहिए। अगर ये इस पैसे को राय रियलिटी, प्रेस्टीज एस्टेट या गोदरेज प्रॉपर्टीज में लगाते हैं तो मेरा ऐसा मानना है रियलिटी में ये स्टॉक्स काफी अच्छे लगते हैं और इनमें एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। अगर उछाल में ये स्विच करते हैं जो स्टॉक्स मैंने बताए हैं तो काफी हद तक अपने नुकसान की भरपाई ये कर पाएंगे। इस बीच आपको याद होगा नियति ने एक स्टॉक हाईलाइट करा था, रॉस इंटरनेशनल। अब ऑलमोस्ट लोअर सर्किट हिट करने जा रहा है। वो 19-19.5% के आसपास की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। इनफैक्ट रिजल्ट रिएक्शन स्ट्रांग है। एशियन पेंट 4%, आईएफएल होल्डिंग्स 4% नीचे, रैलिस इंडिया 3.5% दबाव, भारतीय एयरटेल में 2.5% की कमजोरी। ये सब वो स्टॉक्स हैं जो आज रिजल्ट्स पे रिएक्ट कर रहे हैं। या तो ओवर द वीकेंड नंबर्स आए थे या आज सुबह भारतीय एयरटेल का जो नंबर आया था, तो वो स्टॉक रिजल्ट्स बुरे नहीं थे एटलीस्ट आइडिया को देखते हुए, लेकिन स्टॉक आज भी 2.5% का दबाव दिखाता हुआ। ऑन द फ्लिप साइड, यानी कि जो स्टॉक्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स के रिएक्शन में, फोर्स मोटर्स ऑपरेशनली बेहद स्ट्रांग नंबर्स थे। गोदरेज कंज्यूमर हमने बातचीत करी आज, अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ, 2.5% के आसपास की मजबूती है। परसिस्टेंट सिस्टम्स कल नंबर्स आए थे, नंबर्स में कोई खराबी नहीं है। अब वो 2 क्वार्टर्स दबाव के बाद इस क्वार्टर में एटलीस्ट अपने पीयर्स के इनलाइन परफॉर्मेंस है। डॉलर आए 5.5% बढ़ी थी। स्टॉक हालांकि 1% के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। गौरांग, क्विकली आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा। भारतीय एयरटेल और आइडिया सेल्यूलर, अब ये दोनों नंबर्स सामने आ चुके हैं हमारे। आइडिया में वाकई कमजोरी थी, नंबर्स बेहद कमजोर थे। भारतीय तो उस लिहाज से एटलीस्ट कंपैरेटिवली बेटर सेट ऑफ नंबर्स नजर आ रहे थे। टेलीकॉम एज अ स्पेस पे आपका आउटलुक, और इन दोनों स्टॉक्स में से कौन सा अगर मुझे पोर्टफोलियो में रखना है तो आपकी प्रिफर्ड बेट होगी? आपके पोर्टफोलियो में अगर आशीष दोनों ही है तो हम दोनों पर ही कवायद करेंगे, निवेशित रहें आप, क्योंकि हमारी कवरेज है एज अ डिस्क्लोजर दोनों पर ही। लेकिन ये भी कहना चाहेंगे इसी के साथ साथ कि जो लक्ष्य हमने ऊपर की तरफ रखे थे, मिसाल के तौर पर आइडिया सेल्यूलर पर हमने जो लक्ष्य बनाए थे वो 230 के बनाए थे। नतीजे के बाद वो नीचे की तरफ लाए, करीबन 210 का किया है, लेकिन कवरेज पॉजिटिव है। भारतीय पर जहां पर 500 का लक्ष्य था उसको नीचे की तरफ ला करके 480 का किया है। थोड़ी असमंजस स्थिति है, परिस्थिति थोड़ी नियमों को लेकर के, बदलाव को लेकर के, कॉल ड्रॉप्स को लेकर के, जो नए नए कानून या नियम आए हैं उसको लेकर के थोड़ी असमंजस स्थिति है। लेकिन मेरे ख्याल से 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो काफी उभरते हुए नतीजे आएंगे और वो सहारा देंगे शेयर के दामों को ऊपर के लेके जाने के लिए। ओके गौरांग, स्टॉक्स पे आपसे बातचीत थी, कोई डिस्क्लोजर सर? बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका और आशीष, आप दोनों का ही। जो भी स्टॉक्स के बारे में हमने बातचीत की है वहां पर मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन यही राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। थैंक यू सर, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और अपनी राय शेयर करने के लिए। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट और नेशनल बिजनेस मैनेजर रविंद्र कुंडू, जिनके केस कंपनी ने अपने रिजल्ट्स घोषित करे जिस पर आज आप स्टॉक रिएक्शन देख रहे हैं। Q2 के नंबर्स हैं, स्टैंडअलोन नंबर्स हैं मेरे पास। साल दर साल इन नंबर्स को मैं कंपेयर कर रहा हूं। शुद्ध ब्याज आय में 22% का उछाल, मुनाफे में 27% की मजबूती है। तो एक स्टेडी क्वार्टर इस कंपनी ने डिलीवर करा है। लेकिन एक दिक्कत की बात जो अपफ्रंट मुझे नजर आती है वो है एसेट क्वालिटी कुछ कमजोर हुई है, जिसे हम कहते हैं एसेट क्वालिटी वर्सन हुई है। इस केस में भी थोड़ा सा दबाव एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे देखने को मिल रहा है। रविंद्र जी, सबसे पहला तो सवाल मेरा एसेट क्वालिटी को लेकर है। ये जो इस बार दबाव देखने को मिल रहा है कैसे रीड करूं, और क्या यहां से हेडविंड्स या दिक्कतें और बढ़ सकती हैं एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर? आशीष जी नमस्कार। पहले तो आपके श्रोताओं को मेरे तरफ से, चोलामंडलम की तरफ से नमस्कार। एसेट क्वालिटी में जो आप कह रहे हैं, हमारा अगर फिफ्थ बकेट का एनपीए अगर देखेंगे तो वो 3.39 बना हुआ है एज अगेंस्ट 3.32। सो एसेट क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट हमने क्या किया है, 120 डीपीडी का प्रोविजनिंग एडवांस में लिया है, वो एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद भी हमारा रिटर्न ऑन टोटल एसेट 3.1 है एज अगेंस्ट 2.7। सो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है एज अगेंस्ट दी लास्ट क्वार्टर, अगर आप देखेंगे एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे तो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है आपके मैं आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन देख रहा था, साल दर साल तो ऑलमोस्ट 90 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इंप्रूवमेंट है। कहां से मदद मिल रही है? और फिर एनआईएम्स के फ्रंट पे आउटलुक कैसा नजर आता है सर? यहां से ट्रेजेक्टरी कैसी रहेगी? हाँ, तो ये जो आपका पहले क्वेश्चन का जो ये भी आपको फिर से ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी पहले से रिलेटेड है। अच्छा। कि हमारा जो रिवर्सल है वो भी कम रहा है। तो इनकम रिवर्सल कम होने के कारण वहां से बेनिफिट आ रहा है, तो एनपीए बढ़ा नहीं है, एनपीए वैसे ही उसी लेवल पे मेंटेन है। प्लस हमको फिर कॉस्ट ऑफ फंड से भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है।
और रेवेन्यू भी ऊपर गया है। तो तीनों से मिलके आपका जो नेट इनकम मार्जिन है वो 8.5 में पहुंच गया है एज अगेंस्ट 7.7 लास्ट ईयर। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट फॉर अस। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, आपके पोर्टफोलियो अगर मैं सही हूं तो ऑलमोस्ट 71% रूरल है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं है जो बता सके कि रूरल में एक्चुअली क्या हो रहा है। कई लोग मानते थे अर्बन में डिमांड इंप्रूव हो रही है, रूरल को लेकर अभी भी दिक्कतें हैं, और अब तो मानसून के फिगर्स भी हमारे सामने, लगातार दूसरा साल दिक्कत भरा है। रूरल किस तरह से रहे, किस हद तक दिक्कत आप भी फेस कर रहे हैं, इसीलिए मेरा सवाल था एसेट क्वालिटी को लेकर के आगे हेडविंड्स हैं, दिक्कतें आ सकती हैं? नहीं, एसेट क्वालिटी पे हम लोगों की नजर बनी हुई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ता जाए। पिछले 18 महीने में अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो हमारा इन्फेंट डेलिंकेंसी है या अर्ली डिफॉल्ट है वो पिछले 8-9 महीने से लगातार गिर रहा है, कम होते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने जो पिछले 18 महीने में जो बिजनेस किया है या जो डिसबर्समेंट किया है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, वो क्वालिटी परफॉर्मेंस है। वो 2-3 कारणों से है। एक तो हमने अपना क्रेडिट क्वालिटी को टाइट किया हुआ है, प्लस हमने अच्छे कस्टमर को सिलेक्ट किए हैं और कलेक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाया है। जहां तक बात है रूरल मार्केट में अभी जो जैसे कि आप पहले देखते थे ट्रैक्टर या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल या लाइट कमर्शियल व्हीकल या स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, ये 4 गाड़ियां ज्यादा बिकती थी। यहां पर उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन एससीवी को छोड़ के बाकी में हल्का सा ग्रोथ आ रहा है। हेवी कमर्शियल व्हीकल में जो ग्रोथ आ रहा है वो सारे जगह से आ रहा है। तो रूरल मार्केट में डी ग्रोथ नहीं है, स्टैग्नेंसी बनी हुई है। थोड़ा सा और इंतजार करने की जरूरत है, रूरल मार्केट अच्छा होगा। जहां तक बात है हेवी कमर्शियल व्हीकल का, हमारा हेवी कमर्शियल व्हीकल का चाहे वो रूरल का हो चाहे वो अर्बन का हो, सभी जगह पोर्टफोलियो अच्छा बिहेव कर रहा है। ओके रविंद्र, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एसेट क्वालिटी में प्रेशर नहीं है और शायद बाजार ये समझता है 2-2.5% के आसपास स्टॉक मजबूती के साथ आज भी कामकाज करता हुआ कमजोर बाजार में या आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है रिजल्ट के रिएक्शन के तौर पर। छोटा सा ब्रेक के बाद लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट राकेश बंसल के साथ। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। मेरे साथ राकेश बंसल बने हुए हैं आपके सवालों का फटाफट जवाब देने के लिए। पहला सवाल अब है का इनके पास है हीरो मोटो के 1000 शेयर 2747 रुपए पे इन्होंने खरीदा था, क्या करना चाहिए राकेश जी? प्रियंका, ऊपरी स्तरों पर ही स्टॉक का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, बेहतर होगा किसी भी उछाल में अगर ये हीरो मोटरकॉर्प से निकल के अशोक लीलैंड या मारुति में स्विच करते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि एज कंपेयर टू हीरो मोटरकॉर्प एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस अशोक लीलैंड और मारुति में देखने को मिल सकता है। पांडे पीएनबी इंफ्रा 150 शेयर 480 की बाइंग। राकेश आशीष जी, देखें तो टेक्निकली स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है, बट मैंने को स्टॉक में अगर पोजीशन रखनी है तो मैंने को राय दूंगा स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। नीचे में 490 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। जब से ये स्टॉक एनएसई पे लिस्ट हुआ है एक पॉजिटिव रुझान है, 490 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए 555 से लेकर 560 के लक्ष्य के लिए। अगला स्टॉक साथ एलेक्सी का संजय जानना चाहते हैं। 400 शेयर है इनके पास, 1000 रुपए पे खरीदारी की थी। प्रियंका, काफी नीचे की खरीद है, स्टॉक ऊपरी स्तरों पे कंसोलिडेट कर रहा है, लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। गुवाहाटी से मीना जी का सवाल, स्पाइस जेट 1000 शेयर 27 की बाइंग। आशीष जी, मेरा ऐसा मानना है मौजूदा स्तरों पर या रैली पर अराउंड 47-48 के अराउंड डेफिनेटली मुनाफा वसूली करनी चाहिए। काफी नीचे की खरीद है और ऐसा लगता नहीं है कि 50 रुपए के भाव ऑनगोइंग रैली में इमीडिएटली ऐसे टूट जाएंगे। अहमदाबाद से पंकज जानना चाहते हैं एमसीएक्स के बारे में। 200 शेयर 1080 पर खरीदा था। देखिए प्रियंका, काफी ऊपर की खरीद है, स्टॉक ने एक अच्छी रैली दिखा चुका है। मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पर या गिरावट पर एवरेजिंग करनी चाहिए। नीचे में देखें तो 860-880 स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो निचले स्तरों पर एवरेज करके पोजीशन को होल्ड करें। भावनगर से मनोज मेहता और किट केमिकल्स 1000 शेयर 69 की बाइंग। आशीष जी, बिल्कुल भी फार्मा की रैली में स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं करा है। मेरा ऐसा मानना है किसी भी उछाल पे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर फार्मा में ही रहना है तो लुपिन और सन फार्मा काफी अच्छे लगते हैं मौजूदा स्तरों पर। मोहाली के सतपाल गर्ग के पास है इंसेक्टिसाइड के 50 शेयर 550 रुपए में खरीदा था।
प्रियंका काफी ऊपर की खरीद है, स्टॉक का निचले स्तरों पे एक अच्छा बेस है, 380 के अराउंड गिरावट में एवरेज करके लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। नदियाद से जयमिन देसाई, जेपी एसोसिएट्स 4,500 शेयर, 10 रुपए की बाइंग। देखिए काफी नीचे की खरीद है, स्टॉक में एक पुल बैक रैली चल रही है। मेरा ऐसा मानना है मौजूदा स्तरों पे मुनाफे को बांध लेना चाहिए। और इसी के साथ राकेश जी, हमारे पास इतना ही वक्त था, इतना ही सवाल हम शामिल कर सकते थे। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर से कई स्टॉक्स पर चर्चा हुई आपके साथ? थैंक यू प्रियंका एंड आशीष जी। जिन भी स्टॉक्स में बात करिए, जहां भी रिकमेंडेशन है, कहीं कोई निजी निवेश नहीं है, बट सेम राय हमने अपने क्लाइंट्स को भी दी हुई है। शुक्रिया हमारे वक्त निकालने के लिए। तो सौदा आपका में आज हमारे साथ इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी राउंड अप। नमस्कार।